नमस्कार, देवभूमि समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रक्षंदा खान। आगे आप मेरे साथ देखेंगे उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें विस्तार से, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। माणा हिमस्खलन हादसे में पीड़ितों ने सुनाई आप बीती, कहा बर्फीले तूफान ने दिए जिंदगी भर के जख्म, सेना और सरकार का जताया आभार। पीएम मोदी की मुकबा दौरे को लेकर तैयारियां फिर शुरू। 6 मार्च को प्रधानमंत्री मुकबा में करेंगे मां गंगा के दर्शन। हर्षिल में आयोजित कार्यक्रम में लेंगे हिस्सा। उत्तराखंड में अवैध मदरसों पर चला प्रशासन का चाबुक। देहरादून के विकास नगर में बिना पंजीकृत संचालित 4 मदरसे और 1 मस्जिद सील। चारधाम यात्रा की तैयारी में जुटा प्रशासन। तीर्थ यात्रा को लेकर परिवहन विभाग अलर्ट। ग्रीन कार्ड से पहले पंजीकरण को लेकर दिए जरूरी निर्देश। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से, और बात सबसे पहले कर लेते हैं चमोली की। चमोली जिले के माणा क्षेत्र में हुई भीषण हिमस्खलन ने जहां सबको हिलाकर रख दिया है, वहीं इस हादसे में कई लोगों की जान भी चली गई, तो कई ऐसे हैं जिनको बचा लिया गया। जो बचे हैं वो इस हादसे को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आप इस रिपोर्ट में देखिए। 28 फरवरी की वो तारीख और शुक्रवार का वो दिन शायद वो लोग नहीं भूल पाएंगे जिन्होंने चमोली जिले के माणा में हुए भीषण हिमस्खलन की घटना का सामना किया है। उनकी जिंदगी में ये हादसा एक भयानक तूफान की तरह आया और गहरा जख्म दे गया। उस सुबह उन 54 लोगों को शायद इस बात का अंदाजा भी नहीं होगा कि एक बर्फीला तूफान आएगा और सब कुछ तहस नहस कर जाएगा। उस खौफनाक मंजर का सामना कर चुके पीड़ितों ने अपनी आपबीती सुनाई। उनका कहना था कि जब सुबह वो गहरी नींद में थे तो अचानक ही जोर की गड़गड़ाहट सुनाई दी, जैसे बिजली कड़क रही हो। कुछ समझ पाते इससे पहले ही ग्लेशियर का एक बड़ा हिस्सा टूटकर उनके कंटेनर पर आ गिरा और वो चारों तरफ से बर्फ से ढक गए। वहाँ पे स्लाइडिंग हुई थी बहुत भयंकर, हमको मालूम नहीं चला। रात को ही बर्फ इतनी तेज गिर गई सर वहाँ पे। तो मतलब सुबह मॉर्निंग के टाइम में 6 बजे या अराउंड 6:30 बजे के टाइम में आया था वो। ऊपर से आया तो हम मतलब सोए हुए थे, पता ही नहीं चला। एकदम हमारे कंटेनर के ऊपर गिरा तो कंटेनर कम से कम 50 या 60 मीटर नीचे चले गया था। वहाँ पे जैसे ही कंटेनर गिरा तो आर्मी वाले आ गए थे। आर्मी वालों ने हमको निकाल के सीधे अपने हमारे रूम में शिफ्ट किया। वहाँ पे हमारा ट्रीटमेंट किया सर, और बाकी आर्मी के और ITBP वालों के द्वारा हमारा मतलब बहुत सहयोग हुआ था सर। सब कुछ ठीक मिल रहा है सर, बढ़िया मिल रहा है। इतना सब घर से बात हो गई है। मैं कल पहुंच गया था घर, कल लेके आए थे, मैंने घर में फोन कर दिया था। वही एक शख्स का कहना था कि 7 से 8 फीट तक जमी बर्फ से निकलकर वो खुद आर्मी कैंप तक पहुंचे और हाड़ कपा देने वाली ठंड और डर के बीच उन्होंने वो रात उसी कैंप में गुजारी। इसके साथ ही कुछ पीड़ितों ने भारतीय सेना के जवान और सरकार का भी आभार जताया है। सुबह 28 फरवरी का दिन था, सुबह का टाइम था 8:30 बजे का। ऊपर से ग्लेशियर आया था, ग्लेशियर पहले भी आया था तो हमें डाउट हो गया था ग्लेशियर आ रहा है। तो दूसरा जो ग्लेशियर आया था 5 मिनट के तुरंत बाद में सर, उसमें हमें पता नहीं रहा हमारा कंटेनर कहाँ गया कहाँ नहीं गया और हम कैसे लोगों लिख रहे। तो हमने जब अपने आप को देखा तो हम लोग बर्फ़ में पाए थे, हम अपने आप निकले थे। हमसे 150 मीटर आगे एक आर्मी कैंप था, हम लोगों ने वो आर्मी कैंप पकड़ा था। वहाँ पर पूरा दिन था आर्मी वाला, तो हमने रात वहाँ पे आर्मी कैंप में काटा। हम थे सब 14 बंदे, बाकी बंदे पता नहीं किधर हो गए किधर चले गए, वो हमें पूरा पता नहीं। क्या सपोर्ट जो मिला वो हमें सुबह को मिला, सुबह 8:30 बजे आसपास में। बढ़िया करी, कोई दिक्कत नहीं। उन लोगों की बहुत सेवा है, बहुत बहुत धन्यवाद उन लोगों का, हमारी उन्होंने सेवा करी। उत्तराखंड सरकार का बहुत बड़ा सपोर्ट मिला। क्योंकि सर जिस तरह से बर्फबारी थी, 7 फीट 8 फीट बर्फबारी थी, हमारे आर्मी टीम ने तुरंत आए, हमको स्टेशन पे लेके गए। मतलब जिसको निकाल सकते थे तुरंत निकाल के ले गए, ट्रीटमेंट शुरू किए। वो पूरा सपोर्ट मिला सर हम लोग। ये आप बीती उन पीड़ितों की थी जो हिमस्खलन के बाद बर्फ में फंसे रहे और उनकी उम्मीद बने थे हिमवीर। सेना और ITBP के जवानों ने न दिन देखा न रात, न मौसम न हालात। उनका मात्र एक उद्देश्य उन 54 लोगों को बचाना था जो ग्लेशियर टूटने के बाद बर्फ के आगोश में समा गए थे।
वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी से लेकर शासन प्रशासन मोर्चे पर डटा नजर आया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खुद घटनास्थल पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए, जिसका नतीजा ये रहा कि रेस्क्यू अभियान युद्ध स्तर पर चला और सेना, आईटीबीपी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और वायुसेना का बचाव दल जी जान से सर्च ऑपरेशन में जुटा नजर आया। 6 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड दौरा प्रस्तावित है, लिहाजा प्रदेश में इन दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर तैयारी चल रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि सभी एजेंसियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि मौसम के फोरकास्ट को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा तय हुआ है। इससे पहले प्रधानमंत्री 27 फरवरी को उत्तराखंड दौरे पर मुकबा में मां गंगा के दर्शन करने वाले थे, लेकिन खराब मौसम के चलते ये दौरा टालना पड़ा था। दौरा प्रस्तावित है और मौसम विभाग की जैसी सूचना होगी, जो भी उनके अनुसार पूर्वानुमान होंगे, उसके अनुसार जो है आगे बढ़ेगा। तैयारियां पहले से हो गई हैं और पूरे राज्य के अंदर भी पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट को पहले से ही बता दिया गया है कि जो है सभी सड़कें जहां जहां बंद हो रही हैं या जहां पर भूस्खलन हुआ है उनको तत्काल जो है उनका संपर्क स्थापित करें, उसको ठीक करें। तो वो भी काम हमारा चल रहा है। उत्तराखंड में अवैध मदरसों पर लगातार कार्रवाई जारी है। आपको बता दें कि पछवा दून के विकास नगर में बिना पंजीकृत के संचालित हो रहे 4 अवैध मदरसे और एक मस्जिद को सील किया गया है। साथ ही उधर जिला प्रशासन ने बिना पंजीकृत के संचालित हो रहे करीब 34 अवैध मदरसों का खुलासा किया है। वहीं इस कार्रवाई को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि प्रदेश में कोई भी अवैध कार्य बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देखिए, तो हमने पहले ही कहा है कि जो भी इस प्रकार के अवैध निर्माण हैं, अतिक्रमण हैं, उनको हम हटाएंगे और वो हमारा पहले से ही जो लोगों ने ऐसे अवैध अतिक्रमण किए हैं या निर्माण किए हैं उनको सूचना दे दी गई है। उनको पहले ही कहा है कि वो स्वयं हटा लें, अन्यथा प्रशासन जो है उसको हटाएगा। रुड़की पहुंचे राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने बताया कि 4, 5 और 6 मार्च को नेहरू स्टेडियम में प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे। उन्होंने बताया कि इस प्रदर्शनी को लेकर राइजिंग उत्तराखंड नाम दिया गया है, लिहाजा इसका लाभ युवाओं को मिलेगा। साथ ही उन्होंने बताया कि बड़ी संख्या में लोग इस प्रदर्शनी में नजर आने वाले हैं। विभाग है, डीआरडीओ है, इसरो है, टीएचडीसी है, आईसीआर है, बहुत सारे विभाग हैं, प्रदेश के भी है, स्वयं सहायता समूह भी है। तो सब प्रकार इससे पहले भी इस तरह की हरिद्वार और देहरादून में मैं ये प्रदर्शनी आयोजित कर चुका हूँ। तो कल उद्घाटन के लिए हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया है, उन्होंने हमको आश्वस्त भी किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे और हमारे पूर्व मुख्यमंत्री श्री भगत सिंह कोश्यारी जी और हरिद्वार क्षेत्र के सांसद श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी भी करेंगे। रोजगार मेले की दृष्टि से तो मैं इसलिए नहीं कहूँगा क्योंकि हमने उस प्रकार की कंपनियां प्राइवेट नहीं आ रही हैं जो रोजगार देती है, पर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की ओर छात्र और युवा बढ़े, उसकी दृष्टि से अपने भविष्य में। चमोली जिले के माणा गांव के पास हुए ग्लेशियर हादसे ने उन तमाम हिमस्खलन की घटनाओं को ताज़ा कर दिया है जो अब से पहले हुई हैं। इन घटनाओं में कई लोगों ने अपनी जान गंवाई तो वहीं बड़ा नुकसान भी हुआ, लेकिन इसे समझना बेहद जरूरी हो जाता है कि आखिर इस तरह की घटनाएं क्यों हो रही है और इस क्षेत्र को लेकर भूवैज्ञानिक क्या कुछ कह रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। हिमालय की गोद में बसा उत्तराखंड प्राकृतिक आपदा के लिहाज से काफी संवेदनशील माना जाता है। कभी भूकंप तो कभी हिमस्खलन, कभी बादल फटना तो कभी बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं से प्रदेश को हमेशा घाव मिले हैं। और अब चमोली जिले के माणा गांव के पास हुए ग्लेशियर हादसे ने उत्तराखंड को एक और जख्म दे दिया है। शुक्रवार को माणा गांव के पास आए एवलांच की चपेट में 54 लोग आए थे, जिनको बचाने के लिए युद्ध स्तर पर रेस्क्यू चलाया गया, लेकिन ये हिमस्खलन हादसा कई घाव दे गया। कहा जाता है कि ये क्षेत्र एवलांच के लिहाज से हमेशा ही संवेदनशील रहा है। वैज्ञानिकों की माने तो 1930 में इस क्षेत्र में हिमस्खलन की एक बड़ी घटना घटी थी, जिसमें माणा क्षेत्र तबाह हो गया था। साल 2003 में भी इस क्षेत्र में एक भीषण एवलांच आया, जिसकी चपेट में बद्रीनाथ मंदिर क्षेत्र से बामणी गांव के बीच एक बड़ा इलाका आया था, जिससे काफी नुकसान पहुंचा। इस घटना के दौरान अलकनंदा नदी के बाएं छोर पर मौजूद नर पर्वत की तरफ से एवलांच के साथ रॉक्स और बोल्डर टूटकर नीचे मौजूद बस अड्डे तक पहुंचे थे। इस दौरान कई होटल्स और दुकानों को नुकसान पहुंचा था।
2003 में एक बार ऐसी ही एक बहुत बड़ी आपदा आई थी, एवलांचेज आए थे, जिसमें बद्रीनाथ से जो मंदिर क्षेत्र है और वहाँ से और ब्राह्मणी गांव, इसके बीच का काफ़ी इलाका बर्फ़ से जो है ग्लेशियर एवलांच से दब गया था और टूट भी गया था। और इधर नारायण पर्वत, नर पर्वत की तरफ, जो कि लेफ्ट बैंक में अलकनंदा के, वहाँ से बहुत बड़े बड़े एवलांच और प्लस रॉक, दोनों बोल्डर्स टूट के जब नीचे बस अड्डे तक आए, ISBT है। कौन से कब की बात है? ये 2003 की बात है। 2003। और ये जब टूटा तो वहाँ के बड़े होटल्स, दुकानें सब टूट गई थी, काफ़ी टूटी थी। अच्छा। और आप अगर कभी बद्रीनाथ गए होंगे तो बद्रीनाथ का जो मंदिर जाने का पुराना मार्ग था, वो उससे ऊपर कुछ भी नहीं होता था राइट हैंड पे। अच्छा। जहाँ आज हेलीपैड और बड़े बड़े होटल्स बन चुके हैं। अच्छा। इसके साथ ही शोधकर्ता बताते हैं कि चमोली में हैवी एवलांच ग्लेशियर है जो बद्रीनाथ जाते हुए मार्ग को 8 जगहों पर बाधित करते हैं। इसके अलावा बद्रीनाथ से आगे माणा की तरफ जाने पर अलग अलग जगहों पर एवलांच पॉइंट्स है। सर्वे में मैपिंग के दौरान ही इन सभी ग्लेशियर और एवलांच का जिक्र किया गया था और बताया गया था कि कहां-कहां पर सतर्कता बरतने की जरूरत है। बावजूद इसके लगातार लापरवाही बरती गई, जिसका आज खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। हम लोग गए, 15 दिन पूरा उसका ये सर्वे किया, मैप किया, पूरा डिटेल जियोलॉजिकल मैपिंग, वहाँ की भूगर्भीय परिस्थितियाँ और कहाँ कहाँ क्या क्या प्रॉबिलिटी है, पोटेंशियल स्लाइड जोन, पोटेंशियल एवलांच रूट्स, और वहाँ की जितने भी प्राकृतिक प्रक्रियाएं होती है उनको समझते हुए एक हमने विस्तार से रिपोर्ट उत्तराखंड सरकार को दी थी। उसके अलावा जब हम बद्रीनाथ से और वहाँ माणा की तरफ जाते हैं तो 4 या 5 जगह पे बहुत बड़े बड़े एवलांच शूट आते हैं। अच्छा। जब उसकी हमने मैपिंग करी तो हमने पूरा डिटेल मैप उनको दिया कि ये इलाका बहुत सेंसिटिव है, यहाँ बड़े बड़े एवलांच, रॉक फॉल्स ये होते हैं, तो लिहाजा भविष्य में यहाँ इस तरह का कोई निर्माण नहीं होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली कालांतर में हर जगह आप देख रहे हैं कि सब नाले खाले कब्जाए जा रहे हैं, तो वो इलाका भी आज बड़े बड़े होटल, 5 स्टार होटल बन चुके हैं। आपको यहाँ ये भी समझा देते हैं कि एवलांच मोटे तौर पर 2 तरह के होते हैं। पहला स्नो एवलांच और दूसरा स्लैब एवलांच। वैज्ञानिकों की माने तो हिमालय क्षेत्र में आने वाले स्नो एवलांच में ढीली बर्फ, पानी और हवा का मिश्रण होता है। इसका साउंड और वेग भी काफी ज्यादा होता है। सामान्य तौर पर ये धुआं सा दिखता है। स्नो एवलांच कम नुकसान पहुंचाता है। वहीं स्लैब एवलांच को बेहद ही विनाशकारी बताया गया है। स्लैब एवलांच पूरी तरह से एक बर्फ का ब्लॉक या चट्टान होता है जो दबाव बढ़ने या फिर किसी भी तरह की जियोलॉजिकल हलचल की वजह से नीचे की तरफ गिरता है। इस एवलांच में सॉलिड आइस होती है और जब ये बड़े बड़े ब्लॉक नीचे गिरते हैं तो ये बेहद ही विनाशकारी बन जाते हैं। दूसरा होता है स्लैब एवलांच। स्लैब माने एक ब्लॉक, चट्टान जो परमानेंट आइस है, वो फ्रैक्चर, क्रैक उसमें पड़ जाते हैं। जैसे वो लोड बढ़ती है तो वो डाउन स्लोप में चटकनी शुरू हो जाती है, और वो चटकती कई बार क्या है, जैसे नॉर्मली वो टेम्परेचर के कारण एक्सपेंशन होता है तो चटकना शुरू होता है, लेकिन अगर बीच में कोई अर्थक्वेक ट्रिमोर्स आ गए, शेकिंग हो गई, तो जिसपे दरार पड़ी है वो ब्लॉक जो है धड़ाम से नीचे गिरता है, वो टुकड़े टुकड़े गिरता है, तो वो बड़ा नुकसानदायक वो क्योंकि वो हिट करता है। जो सर ये यहाँ पे आया, ये किस तरह का? ये तो लूज एंड स्नो एवलांच है। अच्छा। हाँ, ठीक है ना। और ये अक्सर प्रोमिनेंट साइट है 3-4 जहाँ पे ये घटनाएं होती हैं। संवेदनशील जगहों पर वैज्ञानिकों की तरफ से जगह जगह पर शोध किए जाते हैं, जिसमें पता चलता है कि किस जगह पर खतरा पनप रहा है और किस जगह पर बड़ा हादसा हो सकता है। लेकिन अफसोस इस बात का होता है कि जब इन क्षेत्रों में निर्माण कार्य किए जाते हैं या फिर सड़क बनाई जाती है तो उस समय इस तरह की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट का बिल्कुल भी संज्ञान नहीं लिया जाता, जिसका खामियाजा बाद में भुगतना पड़ता है।
राजधानी देहरादून में गढ़वाल कमिश्नर ने चारधाम यात्रा के मद्देनजर परिवहन विभाग के साथ बैठक की, जिसमें उन्होंने चारधाम यात्रा को शुरू करने से पहले 1 महीने पहले ग्रीन कार्ड जारी करने के निर्देश दिए। इसके अलावा रोडवेज बसों के रोटेशन को लेकर भी चर्चा की गई, जिसमें श्रद्धालुओं को सस्ती दरों पर यात्रा कराने के लिए कहा गया। वहीं टूर ऑपरेटर्स को लेकर भी जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं। उधर आरटीओ सुनील शर्मा ने बताया है कि इस साल चारधाम यात्रा में ऑनलाइन व्यवस्थाओं को बेहतर किया जा रहा है। वहीं यात्रियों को पर्यटन विभाग की वेबसाइट पर पंजीकरण कराना अनिवार्य है। ये चारधाम यात्रा 2025 के लिए जो हमारे गढ़वाल कमिश्नर महोदय ने भी 5 फरवरी को बैठक ली थी, साथ में सचिव परिवहन द्वारा भी इसके संबंध में बैठक ली गई और जिसके तैयारी के हेतु निर्देशित किया गया। इन्हीं निर्देशों के क्रम में हमारे द्वारा पूरी तरह तैयारी कर ली गई है। जहाँ तक ऑनलाइन सेवाओं की व्यवस्था है, जैसे कि ग्रीन कार्ड की सेवा या हिल एंडोर्समेंट की सेवा या ट्रिप कार्ड की सेवा, तो NICI की मदद से ऑनलाइन व्यवस्था पूर्णतः दुरुस्त कर ली गई है और हम लोग चारधाम यात्रा शुरू होने से 1 महीने पूर्व से ही ग्रीन कार्ड इशू करने शुरू कर देंगे। इसके अलावा जहाँ तक बसों की व्यवस्था का सवाल है, तो बसों की जो बस व्यवस्था होनी है आने वाले रोटेशन के लिए, उसके लिए यूनियन से बैठक हो गई है। हमारे पास पर्याप्त संख्या में बसेस हैं, जिसके माध्यम से हम सस्ती दरों पर यात्रियों को बसेस प्रोवाइड करा देंगे। इसके अलावा हमने टूर ऑपरेटर्स को भी ये निर्देशित किया है कि जितने भी यात्रियों को वो बाहर से लेकर आने के लिए बुकिंग ले रहे हैं, उनके माध्यम से पहले ही सूचित कर दिया जाए कि जो भी यात्री आए वो पूर्व में ही पंजीकरण कराकर जो हमारी टूरिज्म की साइट है उस पर पंजीकरण के पश्चात आएँ, ताकि उनका जो ट्रिप कार्ड बनने में आसानी हो। उत्तराखंड में सामाजिक सद्भाव बिगाड़ने को लेकर सामाजिक, राजनीतिक और पत्रकारिता से जुड़े लोगों ने राजधानी देहरादून में रैली निकाली। इसमें पहाड़ी मैदानी विवाद पर उत्तराखंड को बांटे जाने पर नाराजगी जाहिर की गई। रैली में शामिल वरिष्ठ पत्रकार विक्रम श्रीवास्तव ने बताया कि समाज में भाईचारा और सद्भावना का संदेश देने के उद्देश्य से राजधानी देहरादून के परेड ग्राउंड से घंटाघर स्थित स्वर्गीय इंद्रमणि बडूनी स्मारक तक सद्भावना रैली को निकाला गया। इसमें बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया और एकजुटता का संदेश दिया। देखिए, संदेश बिल्कुल स्पष्ट है। उत्तराखंड को बांटने का काम किया जा रहा है और कुछ लोग राजनीतिक फायदे के लिए इस तरह के माहौल को सोशल मीडिया पे बना रहे हैं, जिससे माहौल खराब हो रहा है। क्योंकि देखिए, उत्तराखंड, मंगलौर भी उत्तराखंड में है, माणा भी उत्तराखंड में है, तो इसको कैसे और क्यों बांटने का प्रयास किया जा रहा है। उत्तराखंड की बात करें, देखिए, राजनीतिक फायदे के लिए जिस तरह से समाज को बांटने की दिशा में काम हो रहा है, मणिपुर आपके सामने उदाहरण है। और हम लोग पत्रकार हैं, हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम जो मणिपुर की घटना है उससे सबक लें। टिहरी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल की शव यात्रा निकाली। उनके पहाड़ियों पर दिए गए विवादित बयान को लेकर कड़ी निंदा की। बता दें कि कांग्रेसियों का गुस्सा विधायक किशोर उपाध्याय पर भी फूटा। प्रदर्शनकारियों ने सदन में उनके चुप रहने पर सवाल उठाया। साथ ही प्रभारी मंत्री की भी सभी बैठकों के बहिष्कार का ऐलान किया है। भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार है, तो वही मुख्यमंत्री और उसके जो मंत्री हैं वो बेलगाम है। अब उनको उत्तराखंड की जनता के सम्मान का भी ख्याल नहीं है। उन्होंने उत्तराखंड की अस्मिता पर चोट की है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उधर टिहरी में राज्य स्तरीय चिंतन गोष्ठी का आयोजन हुआ, जिसमें मूल निवास, भू कानून, परिसीमन, जंगली जानवरों और आपदा सहित 11 मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक में आए लोगों ने कहा कि इन मुद्दों पर सरकार को जगाने से पहले खुद जागने की जरूरत है। वहीं बेरोजगार संघ के संयोजक बॉबी पवार ने कहा कि पहाड़ में भू माफिया बड़ी संख्या में जमीन की खरीद फरोख्त कर रहे हैं। मूल निवास की व्यवस्था समाप्त किए जाने से राज्य के युवाओं के हक हकूकों पर डाका डाला जा रहा है, जो गंभीर विषय है। हालांकि चर्चा में स्थानीय विधायक किशोर उपाध्याय ने भी अपने सुझाव दिए। रोजगार का गंभीर मुद्दा है और जिस प्रकार से सरकारी और गैर सरकारी नौकरियों में जिस प्रकार से चीज़ें हो रही है, स्थानीय लोगों को प्राथमिकता न देकर यहाँ से अन्य प्रदेशों के लोगों को फर्जी डॉक्यूमेंट के आधार पर नौकरियां दी जा रही है। और इसके बाद जो यहाँ की सरकारें, चाहे वो कांग्रेस सरकार रही हो या भाजपा सरकार रही हो, दोनों सरकारों ने जिस प्रकार से एक आउटसोर्स और बैकडोर का जो खेल शुरू किया था, जिसमें आज भी ना तो यहाँ ओपनर वालों को न्याय मिल पा रहा है, ना गेस्ट टीचरों को न्याय मिल पा रहा है। इसके अलावा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जितने भी विभागों में यहाँ पर रखे गए हैं, ना उनको न्याय मिल पा रहा है। सबसे बड़ी बात ये है, मैं तुम्हें धन्यवाद देता हूँ। भूम्या, अब
उन्होंने भूमियाल देवता की तो सबसे पूजा करनी चाहिए थी, उनसे पूछना भूमियाल देवता के बारे में कितना जानते हैं और क्या करते हैं। तो मैं उनको बधाई देता हूँ जो समाज के सामने, देश के सामने, प्रदेश के सामने जो चुनौतियाँ हैं, अगर हम उस पर जो है विमर्श करते हैं तो उससे अमृत भी निकलता है, विष भी निकलता है। रामनगर में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत नेताजी सुभाष चंद्र बोस बालिका छात्रावास का उद्घाटन हुआ। आपको बता दें कि इस छात्रावास को लेकर बताया जा रहा है कि कोरोना काल में अनाथ हुई बच्चियों को सहारा देने और उनकी शिक्षा को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से खोला गया है। इस मौके पर स्थानीय विधायक ने बताया कि ये सरकार की नई शिक्षा नीति के तहत अहम कदम है, जिसका फायदा अनाथ बच्चों और गरीब बच्चियों को मिलेगा। हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस बालिका आवासीय छात्रावास का जो राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में जो है कि इसमें निर्माणाधीन बिल्डिंग चल रही है और अस्थायी रूप से जो है कि यहाँ मालधन चौड़ में जो है कि बालिका का आवासीय छात्रावास जो है कि यहाँ पर चल रहा है। जब तक वो कंप्लीट नहीं होता है हमारा राजकीय बालिका इंटर कॉलेज रामनगर में, तब तक जो है कि यहाँ चलेगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस बालिका आवासीय छात्रावास का यहाँ पर आज शुभारंभ किया गया और हमारी सरकार की मंशा है कि जितने भी शिक्षा से वंचित हैं उन लोगों को किस तरीके से शिक्षा दी जाए और किस तरीके से उनको शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ा जाए, ये हमारी भारतीय जनता पार्टी की मंशा है। हमारी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की और हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी की मंशा ये है। उधर गदरपुर के नहाल नदी के पास बेर तोड़ने गई 8 साल की बच्ची पिछले 3 दिनों से लापता है। हालांकि प्रशासन बच्ची को ढूंढने के लिए हर संभव कोशिश कर रहा है। बता दें कि नहल नदी में गोताखोरों की मदद से बच्ची को तलाशा जा रहा है, लेकिन खबर मिलने तक उसका कुछ पता नहीं लग पाया। उधर परिजनों ने बताया कि मासूम बेर के लालच में अपने दोस्तों के साथ नहर पर गई थी, इसी दौरान उसका पैर फिसला। ये अब तीसरा दिन हो गया साहब, ये तीसरा दिन हो गया और सारे ही हमारे आसपास के लोग और हमारे ग्राम सभा के लोग सारे लगे हुए हैं। और कल शाम को रमजान का चांद दिखा है, मगर उसकी भी खुशी हम मना नहीं पाए, क्योंकि इतना दुख हर बंदे को है कि लग ही नहीं रहा कि भाई क्या हुआ हमारे साथ, क्योंकि इस गम इतना तगड़ा है कि वो खुशी भी नहीं मना पाए कि हमें रमजान था, हमारा पहला रमजान है। मगर अब ये है कि हमारा ये अपील कर सकते हैं साहब कि ये जो चल रहा है हमारी बच्ची का जैसे भी है पता लगे, जैसे भी है क्या जो भी हुआ है उसके साथ में वो मिलनी चाहिए। बाकी दुखी है सारे परिवार और सारे ग्राम सभा, सारे लोग, हमारे पड़ोस का ही मामला है ये। किच्चा में रमजान और होली के पर्व को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने कोतवाली में पीस बैठक का आयोजन किया, जिसमें तमाम धर्मगुरु के साथ ही जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। इस दौरान रमजान और होली के पर्व को शांतिपूर्ण तरीके से मनाने की अपील की गई। देखिए, जनरल मीटिंग जो होती है हमेशा की तरह, हर साल की तरह, एक तो इनकी समस्याएं जो होती है बिजली पानी सफाई को लेके वो इनके द्वारा बताई गई, वो हम लोगों ने नोट कर लिया है। हमारे यहाँ से एक लेटर चला जाएगा संबंधित विभाग को, और हेडिल से तो यहाँ मौजूद थे खुद, उन्होंने खुद नोट कर लिया है। और जो पुलिस की तरफ से हम लोगों ने इनसे अपेक्षाएं करी हैं कि जैसे कि मनाते ही ये लोग अपना रमजान का त्यौहार है, जो अपना रोज़ा जो रखना है वो ये रखें। बस एक चूँकि बीच में एक होली का त्यौहार भी पड़ेगा, उस दौरान थोड़ा सा धैर्य रखने की हम लोगों ने इनसे अपील करी है। मुस्लिम समुदाय से अगर कोई हिंदू के द्वारा जो होली खेल रहे हैं और किसी पे रंग गलती से पड़ जाता है या रंग डाल देता है तो थोड़ा सा धैर्य रखें। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही, मुझे दे इजाजत। लेके चलते चलते नजर डालते इस वक्त की हेडलाइंस पर। नमस्कार। माणा हिमस्खलन हादसे में पीड़ितों ने सुनाई आपबीती, कहा बर्फीले तूफान ने दिए जिंदगी भर के जख्म, सेना और सरकार का जताया आभार। पीएम मोदी की मुकबा दौरे को लेकर तैयारियां फिर शुरू। 6 मार्च को प्रधानमंत्री मुकबा में करेंगे मां गंगा के दर्शन, हर्षिल में आयोजित कार्यक्रम में लेंगे हिस्सा। उत्तराखंड में अवैध मदरसों पर चला प्रशासन का चाबुक, देहरादून के विकास नगर में बिना पंजीकृत संचालित 4 मदरसे और 1 मस्जिद सील। चारधाम यात्रा की तैयारी में जुटा प्रशासन, तीर्थ यात्रा को लेकर परिवहन विभाग अलर्ट, ग्रीन कार्ड से पहले पंजीकरण को लेकर दिए जरूरी निर्देश।